वेलकम बैक टू माय चैनल युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ के दिसंबर 2023 प्रीवियस ईयर पेपर के आगे के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड और प्लेसेस। हिंदी में है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित अनुच्छेद पर्यावरण तथा अथवा स्थानों की सुरक्षा से संबंधित है। तो सही आंसर है and first article 51A G, C article 48A E article 49। okay, next है in respect of which of the following items India does not have legislation to specifically cover them as intellectual property। निम्नलिखित में से किन श्रेणी के संबंधों में भारत में विशेष रूप से उन्हें बौद्धिक संपदा के अंतर्गत शामिल करने के निमित्त विधान नहीं है। ए है ट्रेडिशनल नॉलेज, बी स्ट्रीट आर्ट, सी पब्लिसिटी राइट, डी सेलिब्रिटी राइट, ई कंप्यूटर प्रोग्राम। हिंदी में भी ऑप्शन देख लीजिए। राइट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड, ए ट्रेडिशनल नॉलेज, बी स्ट्रीट आर्ट, सी पब्लिसिटी राइट एंड डी सेलिब्रिटी राइट। नेक्स्ट है, which of the following is part of first generation of human rights? A right of social security, B right to liberty, C equality before law, D right to self determination, E right to life। हिंदी में निम्नलिखित में से क्या प्रथम पीढ़ी के मानव अधिकार के अंश है? सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता, स्व निर्णय का अधिकार, जीने का अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन 2, right to liberty, equality before law and E है right to life। okay, next है, which of the following provisions of the Information Technology Act 2000 prescribe punishment for offences? A section 65, B section 65D, C section 67B, D section 52, E section 62। हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के किन उपबंधों में अपराध के लिए दंड का विधान किया गया है? राइट आंसर है ए सेक्शन 65, सेक्शन 65, सेक्शन 66D एंड सेक्शन 67B। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, which of the following statements given below are correct? A wrong is an act contrary to the rule of right and justice. B a normal or natural wrong is an act which is morally or naturally wrong being contrary the rule of natural justice. C a legal wrong is an act which is legally wrong being contrary to the rule of legal justice and a violation of the law. D a legal wrong is always a moral wrong and a moral wrong is always legal wrong. E natural and legal wrongs cannot form intersecting circles। हिंदी में भी देख लेते हैं। नीचे दिए गए कौन से कथन सही है? ए आपराधिक कृत्य वे कृत्य है जो अधिकार और न्याय के शासन के विपरीत है। बी नैतिक या नैसर्गिक दोष वह कृत्य है जो नैतिक या नैसर्गिक रूप से दोषपूर्ण है क्योंकि नैसर्गिक न्याय के शासन के विपरीत है। सी विधिक दोष वह कृत्य है जो विधिक दृष्टि से दोषपूर्ण है क्योंकि वह विधिक न्याय के शासन के विपरीत और विधि के उल्लंघन में। डी विधिक दोष सदैव नैतिक दोष है और नैतिक दोष सदैव विधिक होते हैं। ई नैसर्गिक और विधिक दोष मिलकर प्रतिच्छेदित व्रत का निर्माण नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर है
राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी एंड सी। तो ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है, which of the following statement in relation to dissenting judgment of Dr. Radha Vinod Pal in the Tokyo trial can be correctly attributed to him? A. War is beyond the scope of international law. B. Conduct of war is within the scope of the rules of international law. C. The part of Paris brought about Pact of Paris brought about no change in the status of war. The international law has developed so much so as to make war a crime. E. Conspiracy is an independent crime under international law. हिंदी में, टोक्यो विचारण में डॉक्टर राधा विनोद पाल के विसम्मत निर्णय के संबंध में निम्नलिखित में से किन कथनों का श्रेय उन्हें प्राप्त है? ए. युद्ध अंतर्राष्ट्रीय विधि के क्षेत्र से परे है। बी. युद्ध का संचालन अंतर्राष्ट्रीय विधि की नियमावली के क्षेत्र के भीतर है। सी. पेरिस समझौते के फलस्वरूप युद्ध की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। डी. अंतर्राष्ट्रीय विधि इस सीमा तक विकसित हो गई है कि युद्ध अपराध बन गया है। ई. षड्यंत्र अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन स्वतंत्र अपराध है। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। A, B and C is correct. Okay. Next है, the Nuremberg trial classified the crimes punishable under international law into the categories of, ऑप्शन एक है genocide, B crimes against women and children, C crimes against peace, D war crimes, E crimes against humanity। हिंदी में, न्यूरेमबर्ग विचारण में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अधीन दंडनीय अपराध को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। ए. नरसंहार, बी. महिलाओं और बालकों के प्रति अपराध, सी. शांति के विरुद्ध अपराध, डी. युद्ध अपराध, ई. मानवता के प्रति अपराध। राइट आंसर इज ऑप्शन 3, सी, डी एंड ई। नेक्स्ट है, which of the following statements are correct? In SS Lotus case, the Permanent Court of International Justice defined international law as principles which are in force between all independent nations. B. Professor Dyer suggests that international law can never be called a law. C. Lord Halsbury, when he was the Prime Minister of England, once remarked it was a misnomer to call international law as law. It should be better described as a branch of ethics. D. Russell has defined international law as the aggregate of the rules to which the nations have agreed to conform to their conduct towards one another. E. According to Austin, international law is set and enforced by political sovereign authority। हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए. SS लोटस प्रकरण में अंतर्राष्ट्रीय न्याय संबंधी स्थायी न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वे सिद्धांत हैं जो सभी स्वतंत्र राष्ट्रों के मध्य प्रवृत्त है। बी. प्रोफेसर डायस का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को कदापि विधि की संज्ञा नहीं दी जा सकती। ई. इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के रूप में लॉर्ड हल्सबरी ने भी एक समय टिप्पणी की थी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि की संज्ञा देना छद्म नामकरण है, इसे सदाचार की शाखा कहा जाना बेहतर होगा। डी. रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या ऐसे नियम संहिता के रूप में की है जिसके संबंध में विभिन्न राष्ट्र एक दूसरे के प्रति आचरण में अंगीकार करने पर सहमत है। ई. ऑस्टिन के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि राजनीतिक संप्रभु प्राधिकारी द्वारा निर्धारित और प्रवृत्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन 2, ए, सी एंड डी। नेक्स्ट,
According to Austin's definition of ownership, the attributes of ownership are A. Indefinite user, B. Plenary control over an object, C. Unrestricted disposition, D. Bundle of rights, E. Unlimited duration. ऑस्टिन द्वारा दी गई स्वामित्व की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व की विशेषताएं हैं: अनिश्चित उपयोगकर्ता, वस्तु पर पूर्ण नियंत्रण, अनिर्बंधन स्वरूप, बहुत सारे अधिकार, असीमित अवधि। सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, ए, सी एंड ई। नेक्स्ट, Article 19 of Constitution of India is automatically suspended if the proclamation of emergency is declared on the ground of A. War, external aggression, armed rebellion, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 स्वतः ही निलंबित हो जाता है यदि आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित आधार पर की जाती है: युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। राइट आंसर इज वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, मीन्स सही ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 51A can be enforced by the Supreme Court, can be used by the Supreme Court in interpretation, can be amended by the states, has been amended by the parliament only once। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अधीन मौलिक कर्तव्य उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किए जा सकते हैं। इसका प्रयोग उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्वचन या व्याख्या में किया जा सकता है। इसमें राज्यों द्वारा संशोधन किया जा सकता है। इसमें भारतीय संसद द्वारा केवल एक बार संशोधन किया गया है। राइट आंसर इज can be used by the Supreme Court in interpretation, B, and has been amended by the Parliament only once। नेक्स्ट है Article 163 of the Constitution of India says that there shall be Council of Ministers along with Chief Minister to aid and advise the governor in exercise of his function, except so far he is required by the Constitution to exercise his function or any of them in his discretion. Under what circumstances governor can be called to exercise his discretion? A. Appointment of Chief Minister, dismissal of Minister or dissolution of Assembly, submitting report to President for proclamation under Article 356, appointment of High Court judges। भारत के संविधान के अनुच्छेद 163 में उल्लेख है कि जहां तक राज्यपाल के संविधान द्वारा अपेक्षित अपने कार्य का निर्वहन करने अथवा विवेकाधिकार का प्रयोग करना अपेक्षित हो, इसके सिवाय राज्यपाल के कार्य के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री सहित एक मंत्री परिषद होगी। किन परिस्थितियों में राज्यपाल को अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करने के लिए कहा जा सकता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति, मंत्रालय की बर्खास्ती या विधान सभा को भंग किया जाना, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को घोषणा के लिए रिपोर्ट देना, और डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। राइट आंसर इज अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, डिसमिसल ऑफ मिनिस्टर और डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, एंड सबमिटिंग रिपोर्ट टू प्रेसिडेंट फॉर प्रोक्लेमेशन अंडर आर्टिकल 356। राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है आर्टिकल 28 of the Constitution of India mention 4 types of educational institution given below. In which of the following institution religious instruction can be imparted with the consent of individual or otherwise? A. Institution wholly maintained by the state. B. Institution recognized by the state. C. Institution that receive aid out of state fund. D. Institution that be administered by the state but established under any trust or endowment।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 28 में नीचे दिए गए शैक्षणिक संस्थानों के 4 प्रकार का उल्लेख है। निम्नलिखित में से किस संस्था में व्यक्ति की सहमति से अथवा अन्यथा धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? ए, राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित संस्था, राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, संस्था जिसे राज्य की निधि से सहायता प्राप्त होता है, संस्था जो राज्य द्वारा प्रशासित है किंतु किसी न्यास या प्रतिदान के अधीन उनकी स्थापना हुई है। राइट आंसर इज institution recognized by the state, institution that receive aid out of the state fund, and D, institution that are administered by the state but established under any trust or endowment. Right answer option is option B. Sorry, option second. Section 7 of the Hindu Marriage Act 1955 provides that a Hindu marriage may be solemnized in accordance with the customary rites and ceremonies of either party thereto. Consider the following situation and decide in which case the marriage is validly solemnized. At the time of marriage, all essential shastric ceremonies are performed. At the time of marriage, all customary rites and ceremonies of bride's family are performed. At the time of marriage, half of the ceremonies of bride's family and other half of the bridegroom's family are performed. Bride and bridegroom decided to perform the simple ceremonies of exchange of rings. Bride and bridegroom started living together as husband and wife without performing any ceremony. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 7 में उपबंध है। हिंदू विवाह रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांडों के अनुसार संपन्न किया जाए जो दोनों में से किसी भी एक पक्षकार की ओर से आयोजित किए जाए। निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए और निर्णय कीजिए कि किस दशा में विवाह विधितः संपन्न किया जाता है। विवाह के समय सभी शास्त्र सम्मत कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं। विवाह के समय वधू के कुटुंब के सभी रूढ़िगत रीतियों और कर्मकांड संपन्न किए जाते हैं। विवाह के समय आधे कर्मकांड वधू के परिवार के और आधे कर्मकांड वर पक्ष के परिवार के संपन्न किए जाते हैं। डी, वधू और वर पक्ष ने अंगूठी का आदान प्रदान करने संबंधी सरल समारोह आयोजित करने का निर्णय किया। ई, वधू और वर ने बिना किसी समारोह के ही पति पत्नी जैसे एक साथ रहना आरंभ कर दिया। राइट आंसर है ए, एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल एसेंशियल शास्त्रीय सेरेमनीज ऑफ परफॉर्म, और बी है एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑल कस्टमरी रिट्स एंड सेरेमनीज ब्राइड्स फैमिली आर परफॉर्म। राइट आंसर ऑप्शन होगा फर्स्ट एंड बी ओनली। नेक्स्ट है under the Hindu Marriage Act 1955, Sapinda relations and degree of prohibited relationship include relationship by full, half and Arterian blood, adoption, legitimate blood, fosterage relations, illegitimate blood relations. हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अधीन सपिंड संबंध और निषिद्ध संबंध की सीमा में निम्नलिखित पर आधारित संबंध सम्मिलित है। सहोदर, चचेरा, ममेरा और सहयोनी रक्त, दत्तक ग्रहण, वैध रक्त संबंध, बाल्य संबंध और अधर्मज रक्त संबंध। सही आंसर है ऑप्शन 2, ए, बी, सी एंड ई। Okay, full, half and uterine blood, adoption, legitimate blood and illegitimate blood relation. Next है मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड। तो इसमें हम डायरेक्ट राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड। मीन
Civil Rights Act 1955, the Probation of Offender Act 1958, and Immoral Traffic Prevention Act 1956, and the Medical Termination of Pregnancy Act 1971. The right answer, option third. Okay. Next match list. इसमें केसेस दिए और ईयर ऑफ रिपोर्टिंग, किस ईयर में ये केस आया है, हमें ये मैच दो कॉलम करना है. तो हुसैन नारा खातून वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार, ये केस आया है 1979. कदरा पाहिदा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ये केस आया है 1980 में. एमएच हॉर्स स्कॉट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, ये केस है 1978 में. एंड खत्री वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1981 में. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4. अब ये है डेज हैं, वो कौन से दिन मनाए जाते हैं, ये हमें मैच द कॉलम करना है. वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, तो ये मनाया जाता है अप्रैल 26 को. वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ये मनाया जाता है अप्रैल 23. इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, ये मई 22. एंड वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे अप्रैल 21. राइट आंसर ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड. हिंदी में भी देख लीजिए. नेक्स्ट है प्रोविजन, आईटी एक्ट के प्रोविजन से कौन से सेक्शन में प्रोवाइड किए गए हैं. तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, ये सेक्शन 14 में दिया है. सिक्योरिटी प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, ये सेक्शन 16. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, सेक्शन 15. एंड एट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 11. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. हम यहाँ शेड्यूल दिए हैं और शेड्यूल में क्या दिया है उसके बारे में मैच द कॉलम करना है. तो फिफ्थ शेड्यूल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स. एट्थ शेड्यूल, लैंग्वेजेस. 10th schedule, provision of disqualification on ground of defection. और 4th schedule है allocation of seats in council of states. Right option is option second. अब केस दिया है और इसमें क्या प्रिंसिपल लेट डाउन दिया था, इसको मैच द कॉलम करना है. लिंक लेटर वर्सेस वॉलकर, ये केस में प्रिंसिपल लेट डाउन हुआ था. प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर. गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसमें प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन. जॉली जॉर्ज वाघेरा वर्सेस बैंक ऑफ कोचीन,
इसमें लेट डाउन हुआ था इम्पोर्टेशन ऑफ प्रोविजन फ्रॉम ICCPR इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें लेट डाउन हुआ था राइट टू रजिस्टर none of the above vote. The right option is option 4. Option 4. Next. अब लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दिए. मैलिस इन लॉ, इसमें इसका मतलब है इंटेंशनल डूइंग ऑफ अ रॉन्गफुल एक्ट एंड इम्प्रॉपर मोटिव. Malfeasance, commission of an unlawful act which are actionable per se. Misfeasance, improper performance of lawful act. Non-feasance, तो ये है omission to perform an act when there is obligation to perform it. Right option is option first. अभी लिस्ट 1 में कंपनीज दी है और वो क्यों बनाई जाए, मतलब उसके क्या क्राइटेरिया है, लिस्ट 2 में दिया है. तो पहला है प्रोड्यूसर कंपनी, तो ये फॉर्म टू कन्वर्ट कोऑपरेटिव इनटू अ कंपनी. स्टैट्यूटरी कंपनी डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर्ड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. सेक्शन 8 कंपनी, association not for profit, and a small company paid up share capital is between 50 lakh to 5 crore and turnover is between 2 crore to 20 crore. Right option option 2. अब लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को IPC के सेक्शंस बताने हैं कि किस में क्या दिया. पनिशमेंट फॉर एक्सटॉर्शन सेक्शन 384 में दिया है. अटेम्प्ट्स टू कमिट रॉबरी सेक्शन 393. dishonest misappropriation of property सेक्शन 403 दिया है. और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट सेक्शन 409. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 3. नेक्स्ट है नेम ऑफ केस और सब्जेक्ट मैटर, इनको मैच द कॉलम है. गीता हरिहरन वर्सेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गार्जियनशिप ऑफ माइनर चाइल्ड से रिलेटेड है ये केस. सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये वैलिडिटी ऑफ सेकेंड मैरिज ऑफ हिंदू मेल आफ्टर हिज कन्वर्जन टू इस्लाम. डिनायल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मेंटेनेंस राइट ऑफ मुस्लिम वुमेन से रिलेटेड है. और सीमा वर्सेस अश्विन कुमार, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज से रिलेटेड है. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट. नेक्स्ट, arrange the names of the following jurists in terms of chronological order of their birth. निम्नलिखित न्यायविदों को उनके जन्म के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2. पहले है इमैनुअल कांट, फिर जेरेमी बेंथन,
फिर जॉन ऑस्टिन, फिर उसके बाद है सर हेनरी मैन, एंड फिर है केल्सन। नेक्स्ट है arrange the following in the chronological order of its sequence in the Patent Act. So, consequence of secrecy, directions, grant of patent, date of patent, term of patent, rights of patentee. हिंदी में पेटेंट अधिनियम 1970 के संदर्भ में निम्नलिखित को कालानुक्रम क्रम में सजाइए। गोपनीयता निर्देशों के परिणाम, पेटेंट प्रदान करना, पेटेंट की तिथि, पेटेंट की शर्त, पेटेंटकर्ता के अधिकार। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3, ऑल ऑफ द अबोव। सॉरी, पहला है ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ सीक्रेसी डिस्क्रिएशन, फिर बी ग्रांट ऑफ पेटेंट, सी डेट ऑफ पेटेंट, उसके बाद आएगा राइट्स ऑफ पेटेंटी, फिर डी टर्म ऑफ पेटेंट। Arrange the following cases in sequence in which they were decided. तो क्वेश्चन है ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस, फिर है डोनोग वर्सेस स्टेनवेंसेस केस, एचबी वर्सेस वाइट केस, एंड रेलेंट वर्सेस फ्लेचर केस। तो राइट ऑप्शन इज पहला है ग्लूसेस्टर ग्रामर का केस है। उसके बाद सेकंड जो आया था एचबी वर्सेस वाइट केस, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। फिर थर्ड पे है रायलैंड वर्सेस फ्लेचर, और फोर्थ पे फिर है डोनोग वर्सेस टेनवेंस केस। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अरेंज फॉलोइंग केसेस इन सीक्वेंस ऑफ ईयर दे वर डिसाइडेड। फर्स्ट ए है अश्वरी रेलवे कैरिज कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिश, बी रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांड, सी मोहरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष, डी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड वर्सेस सीटीओ विशाखापट्टनम, ई सालेमन वर्सेस सालेमन कंपनी लिमिटेड। तो सबसे पहले केस आया रॉयल ब्रिटिश का केस आया। फर्स्ट पे पहला है रॉयल ब्रिटिश केस, उसके बाद आया एचबेरी का केस, फिर थर्ड नंबर पे आया सॉलेमन वर्सेस सॉलेमन का केस, फिर फोर्थ पे था मोहरी बीवी, और फिफ्थ पे स्टेट ट्रेडिंग। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अरेंज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन इंसर्शन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन इन द इंडियन पेनल कोड। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित उपबंधों को उनके अंतर स्थापित किए जाने के आधार पर कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हमारा आया सेक्शन 124 ए, 124 ए, फिर 153 ए, 153 ए, उसके बाद है सेक्शन 120 ए और फिर सेक्शन 304 बी। मतलब राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट। Arrange the following cases relating to advice or direction of the Supreme Court to the state to enact a uniform civil code in chronological order. Advice earlier to later of their pronouncement.
तो केस के नाम है समान सिविल संहिता के अधिनियम संबंधी उच्चतम न्यायालय के सलाह निर्देशों को कालाक्रम आदिकाल से अद्यतन में व्यवस्थित कीजिए। केस का नाम है मोहम्मद अहमद खां वर्सेस शाहबानो बेगम, सेकेंड सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, एबीसी वर्सेस स्टेट, एंड डीए जॉर्डन डिएंग डेह वर्सेस एसएस चोपड़ा, एंड ई है जॉन वल्लामट्टम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सही आंसर है पहला है मोहम्मद अहमद खान का पहला, सेकंड पे है जॉर्डन का, थर्ड पे है सरला मुदगल, और फोर्थ पे है जॉन वल्लभमट्टन, और फिफ्थ पे है एबीसी। तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग यूएन कन्वेंशंस इन देयर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो ये एग्जाम में ड्रॉप कर दिया गया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। Arrange the following case decided by Permanent Court of Arbitration in the chronological order. स्थायी मध्यस्थम न्यायालय द्वारा अभिनिश्चित निम्नांकित मामलों को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो पहला है मस्कट डॉज प्रकरण, फिर बी है नॉर्थ अटलांटिक फिशर्स केस, सवाकर्स केस, रशियन इंडेमनिटी केस, एंड द आइसलैंड ऑफ पाम्स केस। तो इसका क्रोनोलॉजिकल है, पहला है मस्कट डोस ए, फिर नॉर्थ अटलांटिक वाला है, फिर सावरकर केस, डी रशियन इंडेमनिटी, और फिर ई। द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन chronological order of their enactment. तो पहला है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, सॉरी ए प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, सी 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और डी नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट। तो पहला हमारा है बी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स एक्ट, फिर डी है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, फिर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, फिर सी 89 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। Arrange the following cases in sequence of their year of verdict. तो पहला क्वेश्चन है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, गोलकनाथ एंड सज्जन सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। पहला है शंकरी प्रसाद आया, फिर उसके बाद सज्जन सिंह, फिर गोलकनाथ, एंड फिर लास्ट में केशवानंद भारती। नेक्स्ट है given below are two statements, one is labeled as a assertion and their other is labeled as a reason. Highly developed legal system strive to create an autonomous apparatus of legal concept, legal techniques and legal norms. The reason is that law needs to be endowed with logical consistency, predictability and stability. प्रिडिक्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। तो अत्यधिक विकसित विधिक प्रणालियों में विधिक संकल्पनाओं, विधिक प्रविधियों, विधिक प्रतिमानों का एक स्वायत्त उपकरण सृजित करने का प्रयत्न किया जाता है। इसका रीजन है विधि में तार्किक संगतता, पूर्वानुमान और स्थायित्व अंतर्निहित होने की आवश्यकता है। तो राइट आंसर है बोथ ए एंड आर करेक्ट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट है, तो ए है ट्रेड सीक्रेट एक्ट 2020 is a legislation enacted in India to provide for confidential information and trade secret. इसका रीजन है, इंडिया has enacted a number of legislation to create legal frameworks on intellectual property rights IPRs. व्यापार गोपनीयता अधिनियम 2020 भारत में अधिनियमित वह विधान है जो गोपनीय सूचनाएं तथा व्यापार गोपनीयता उपलब्ध कराती है। इसका रीजन है, भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों संबंधी विधिक ढांचा सृजित करने के लिए अनेक कानून अधिनियमित किए हैं। इसका राइट आंसर है, ए इज नॉट करेक्ट बट आर इज करेक्ट, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, the test of proportionality, necessity and balancing are found at prominent places in the gate as well as in the SPS and TBT agreement. Reason, the meaning of these states are their interrelationship is not always clear. अनुपातिकता, आवश्यकता और संतुलन के परीक्षण गेट्स और गेट के साथ साथ एसपीएस और टीबीटी करारों में प्रमुख स्थानों में उपलब्ध है। इन परीक्षणों के, इसका रीजन है, इन परीक्षणों के अभिप्राय और उनके अंतर्संबंध सदैव स्पष्ट नहीं होते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2, both A and R correct but R is not correct explanation. Next है statement 1, the doctrine of stare decisis has essentially developed as a result of progress made in law reporting. Second option, since the law in India is mostly based on the English law, the system of law reporting is fairly developed in India. स्टेयर डेसाइसिस का सिद्धांत मूलतः विधि प्रतिवेदन में हुई प्रगति के फलस्वरूप विकसित हुआ है। कथन टू, चूंकि भारत में विधि अधिकांशतः अंग्रेजी विधि पर आधारित है, भारत में विधि प्रतिवेदन भली भांति विकसित हुआ है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट राइट है। राइट आंसर इज बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन, इसमें असर्शन दिया है, मेहर इज अ सम ऑफ मनी विच द मुस्लिम हस्बैंड एग्रीज टू पे टू द वाइफ एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर for agreeing to marry him. Since Muslim marriage is a contract, it is necessary that dower must be specified at the time of marriage, and it is not specified, it can be presumed. Reason दिया, if not paid earlier, meher become due on death of the husband or dissolution of marriage by divorcing. तो इसका हिंदी में है इसका, मेहर वह धनराशि जिसे मुस्लिम पति अपनी पत्नी को उससे विवाह करने पर सहमति देने के लिए उसके सम्मान में संदाय करने के लिए तैयार होता है। चूंकि मुस्लिम विवाह संविदा है, यह आवश्यक है कि विवाह के समय मेहर अनिवार्यतः विनिर्दिष्ट हो, और यदि वह विनिर्दिष्ट नहीं होता है तो इसकी उपस्थिति की अवधारणा की जा सकती है। इसका रीजन है, यदि पहले संदाय नहीं की गई हो तो पति की मृत्यु होने अथवा विवाह विच्छेद के कारण विवाह का समापन होने की दशा पर यह देय हो जाता है। इसका राइट आंसर है बोथ आर करेक्ट एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन फर्स्ट। तो थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।